हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है? तो हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, क्लास 12 का है ना। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या है। तो देखो, जो पुष्प होता है उसके आवृत्ति बीजी होते हैं, लैंगिक जनन के आधार पर हमें उसे उसे होते हैं। जैसे पुकेसर के जो पुकेसर होता है, पुमंग संगति के नर तथा जन, जिसे नर होते हैं और जननांग होंगे, और क्या होता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ जबकि स्त्री केसर में जयांग संतति का मादा जनन के अंग तक प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जब जगह परागकोश होता है, यानी जब जब पुष्प के आवृत्ति आवृत्ति आवृत्त आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं, बीजी बीजी पौधे जो पुष्प के आवृत्ति बीजी पौधे जो होते हैं ना, वह लैंगिक जनन के लैंगिक 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 जनन लैंगिक जनन के आधार पे होते हैं हैं। जो पुष्प के आवृत्ति जो बीजी पौधे होते हैं वह लैंगिक जनन के आधार पे होते हैं। यानी पुष्प का मतलब अब समझ गए। जैसे अब हम बात करते हैं जो पुष्पों के जो पुकेसर होते हैं, जो ऊपर का, तो देखो वो भी होता है। देखो एक अंडर, जिससे इसका एक इसका मतलब बता रहे हैं पुष्पों में लैंगिक जनन का मतलब आपको इसी स्टेप बाय स्टेप आपको आगे मिलेगा, इसी के आधार पे मिलेगा। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ परिभाषा के तौर पे, कि आपको लोग को समझ में आए पुष्प का मतलब क्या होता है। कोई पूछे पुष्पी में जैसे पुष्पी क्या है, तो आप अभी बता देते। जैसे किसी पुष्प के आवृत होता है जो बीजों में, यानी बीज के लैंगिक जनन होता है ना। समलैंगिक लैंगिक जनन आप तो जानते हैं ना, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, हम क्लास 12वीं पढ़ा रहे हैं। जो पुष्प में जो पुकेसर होता है ना, जो वही पुष्प में पुकेसर होता है ना, पुष्पों में क्या होता है, पुष्पों में पुकेसर पुकेसर जो पुष्प में पुकेसरों के पुमंग के संगति नर जनन, जो नर जनन होता है, नर जनन के अंग होते हैं, जिसका उसका पार्ट यानी अंग, तो वह प्रतिनिधित्व होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिनिधित्व। देखो हम जैसे अगर इसका अथू बता देंगे, जिसका इसमें जो मेन होगा है ना फ्रेंड। तो जो उसका क्या है, निधित्व होता है। जो जब हम कोई स्त्री केसर है ना, जो स्त्री केसर जांग आप समझ रहेंगे, मतलब पौधे होते हैं, पौधे का नर भाग होता है, जयांक होता है और पुष्प दल होता है, आप सब जानते हो ना। वो जयांक जो संगति होता है उसमें मादा जन होता है, ओके प्रतिनिधित्व करता है। जब जैसे अगर किसी भी परागकोश हमने, तो उसमें दृष्टिकोणी होती है ना। आप ये भी जानते होंगे कि जैसे मतलब कि क्या होता है, 4 भित्तियाँ होती है, लघु विजारी होते हैं, जिसे आप मतलब जैसे ये भी जैसे संलग्न होता है। और क्या बोला जाता है, जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे जब लघु बीजाणु की बात हम करेंगे, तो लघु बीजाणु में क्या होता है कि उसमें व्यस्त रूप से परागण के जो लघु बीजाणु व्यस्त रूप से परागण को विकसित, यानी कहने का मतलब शॉर्टकट में कह देते हैं, उसमें लघु बीजाणु में विकसित होता है ना, है। लघु बीजाणु में क्या होता है, विकसित होता है ना। तो अब देखिए फ्रेंड, हम बात करते हैं आवृत्ति बीजी पौधे क्या होते हैं। देखो अभी एक मतलब परिभाषा के तौर पे बता दें, आवृत्ति बीजी है, आवृत्ति बीजी कोई जो हम लिखे ऊपर उसी के हिसाब से बताएंगे अपने। आवृत्ति बीजी में नर युग्मक नर युग्मक नर युग्मक भेद है ना। अब इनके अपने पेन से इससे लिख दे रहे हैं। यह मान लीजिए एक तौर पे हेडिंग है ना,
अब इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो जब परागकोश, देखो मैं पहले बता दिया ना परागकोश, जब परागकोश के स्फुटन, जो परागकोश के स्फुटन यानी जब परागकोश फूटने के समय यानी उसका जब विस्फोट फूटने यानी उसमें जब अंक निकले कुछ भी स्फोट है ना, स्फोट में जब उसके अवस्था में आ जाए, जैसे परागकोश क्या है फूटने, आप समझो परागकोश मतलब जैसे कोई भी पौधा लीजिए उसमें जब फल लगता है ना, तो फल जब एकदम पक जाता है तो फूट जाता है ना, उसी के हिसाब जब फूटने के समय आता है ना, जब उसमें फूटने का समय आएगा, जब देखिए हम कोई भी पौधे लगा रहे हैं उसमें से जब फल आएगा वो फल पक जाएगा, पक के जब फूटेगा ना तो उसको हम फूट गया तो उसको हम कहते हैं जब स्फुटन के समय उसके मध्य, जब मध्य स्तर पे जब उसका मध्य नहीं किसी का लास्ट पोजीशन होता है तो उसी के हिसाब से लास्ट इसका पोजीशन चल रहा है, उसी उसी तरह उसका लास्ट जब उसका नष्ट यानी जब वो देखो कोई भी फल है वो फट जाएगा तो नष्ट होगा कि नहीं, उसमें हर चीज़ वातावरण हवा सब घाम सब कुछ लगेगा ना, धूप लगी तो वो नष्ट हो जाएगा ना, उसी तरह जब नष्ट हो जाता है ना फूट के नष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या, इस प्रकार जब उसका जो परागकोश होता है ना तो उसकी भित्ति जो होती है बाह्यतम त्वचा मतलब समझे बाहरी जो त्वचा होती है ना, बाहरी जो उसको एपिडर्मिस बोला जाता है, बाहरी जो त्वचा होती है ना वो लास्ट की अंत त्वचा की जो अंत वाली लास्ट की जो अंत की त्वचा होती है ना उसमें क्या आता है परागकोश हो जाता है, जब परागकोश होगा तो क्या होगा फिर उसमें स्फुटन, फिर उसमें क्या है ये फिर उसके बाद एक स्थान जिससे मतलब समझ रहे ना, जिससे दो क्या होता है इसमें दो प्रधानियां हो जाएंगी, दो प्रधानियां मतलब समझ रहे हो, जिससे क्या ना फ्रेंड तो वो प्रधानियां होंगी, फिर इसके बाद जब परागकण क्या होता है स्वतंत्र होता है यानी अपने स्वतंत्र यानी फ्रीडम यानी अपने में बराबर, स्वतंत्र वही होता है जिससे मतलब कुछ मतलब कहने का मतलब है स्वतंत्र पर हिस्टोरी में चले जाएंगे ना, स्वतंत्र की बात खत्म करो ना, जब परागकोश वो सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेज पे आएगा, फर्स्ट स्टेप पे आएगा जब परागकोश, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा उसमें जो भित्ति लगी है ना, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें क्या होता है इसमें परागकोश में समसूत्री विभाजन होता है, और पूछ दे कोई कि परागकोश में आवृत्ति बीजी पौधे में कौन सा विभाजन समसूत्री विभाजन होता है ना, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया ना, तो उसमें क्या होता है परागकोश में दो आवृत्ति बीजी पौधे में दो दो केंद्र होते हैं, दो केंद्र विभाजित करते हैं इसको ना, और केंद्रों में वर्ती केंद्र होता है, वर्ती केंद्र होता है नली केंद्र होता है ना, तो अब हम इसको लिख सकते हैं जैसे विभाजित होता है बड़े केंद्र और छोटे केंद्र ना, तो उसको हम बड़े केंद्र छोटे केंद्र और उसको हम वर्ती केंद्र लिख देंगे, वर्दी केंद्र सॉरी केंद्रक, वर्दी केंद्र और नली केंद्र, नली केंद्र केंद्रक नली केंद्रक, ओके फ्रेंड, तो आप लोग को आई वो आपको समझ में आपदी बीजी पौधे में दो केंद्र होते हैं, नली वर्दी केंद्र नली केंद्र और यह समसूत्री विभाजन होता है। मेरा कहने का मतलब मैं जो मेन पॉइंट आप लोगों को समझा दे, देखो बायोलॉजी में रटने से कोई मतलब आप जो कोई भी बात आपके माइंड में घुस गई होगी, मान लीजिए कोई कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इसमें जो मैं बताया उसी के आधार पे आप बायोलॉजी में लिख सकते हैं, आप कहें कि बायोलॉजी रटने वाली विषय नहीं, आपको समझाना है, नॉलेज जितनी गेन करेंगे उतनी अच्छा रहेगा, ओके फ्रेंड, तो आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तभी कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मुझे समझ में नहीं तो मैं और बेहतर ही बताऊंगा, ओके फ्रेंड, तो मेरा कहने का मतलब है ना जैसे इसमें समसूत्री विभाजन है ना, तो बिना समग्र समसूत्री विभाजन में लिख दे रहा हूँ, समसूत्री जो विभाजन होता है ना इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना, तो मैं अब बता दिया है ना, और ये फिर इसके बाद देखो एक मैं चित्र भी बना दे रहा हूँ है, देखो मुझे चित्र नहीं बनाने उतनी आता है बट बनाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का नहीं बनाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं, ये क्या है ना, ये क्या है इसको हम स्लिट बोलेंगे ना, देखो स्फुटन के समय ना, जब देखो इसमें देखो बीच में क्या है, ये देखो फल इसी बीच का स्फुटन हो रहा है ना, नष्ट हो जाएगा, स्फुटन होगा नष्ट हो गया तो ये पेड़ खत्म हो जाएगा, नष्ट होने का मतलब कि ये पेड़ खत्म हो जाएगा, झुरा जाएगा ना, है ना, तो देख रहे हैं स्फुटन हो रहा है ना, ये फिर इसको क्या है तो ये क्या है स्फुटन हो रहा है ना, नष्ट हो जाएगा, ये नष्ट हो गया स्लिट नष्ट, स्लिट का कुछ और होगा मुझे नहीं आ रहा है इंग्लिश इसका हिंदी अर्थ, ओके फ्रेंड, तो मैं बता दूंगा अगले में नष्ट हो जाएगा, ओके, तो आपको आई होप आपको आवृत्ति बीजी के नर युग्म दो भित्ति तब समझ में आ गया होगा, इसका मतलब इसका डिफिनीशन संक्षिप्त विवरण भी कोई भी, और एक और जिससे सेब को हम आभासी फल क्यों कहते हैं ना, तो जो सेब होता है ना हम देखो हम इसको हम बता समझा दे रहे हैं ना, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं ना, सेब को आभासी फल ना फ्रेंड, तो सेब सेब को
फल क्यों कहते हैं, है ना। तो सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो सेब को आभासी फल इसलिए हम कहते हैं, सेब का विकास किससे होता है ना, पुष्पपाषण से होता है। किससे होता है? सेब का विकास किससे होता है? पुष्पपाषण से होता है, इसलिए हम सेब को आभासी फल कहते हैं, यानी फ्लैश फ्रूट कहते हैं ना, फ्रूट कहते हैं, है ना। सॉरी यार, थोड़ा डैमेज गलत हो गया ना। तो सेब क्या है? सेब हमारा आभासी फल क्यों कहते हैं? उसमें उसका जो विकास होता है पुष्पपाषण से होता है, पुष्प के पाषण से होता है, पुष्पपाषण से होता है, इसलिए इसे हम आभासी फल का। आई होप आपको समझ में आए। इसका जो फल का जो संरचना होती है ना, अंडाशय से होती है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगली वीडियो में बाद में मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद।